हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। हरियाणा जेबीटी हिंदी की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ क्या होती है पहले मैं ये बता देती हूँ। एक शिक्षक या शिक्षिका जब क्लास में पहुँचते हैं तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो किसी भी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा जाए कि बच्चों का अधिगम अच्छे से हो, बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो, या किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ये एक शिक्षक और शिक्षिका को ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग अलग अलग विषयों, अलग अलग टॉपिक्स के लिए किया जाता है। तो जानते हैं वो शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं। चलिए पहली और दूसरी विधि हम बात करते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। हम दो विधियों को साथ में लेके चलेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगमन विधि इंडक्टिव भी बोला जाता है और निगमन विधि को डिडक्टिव बोला जाता है। अब देखिए आगमन विधि में क्या होता है, पहले तो ये जानिए कि आगमन और निगमन दोनों विधियों के जो प्रणेता हैं, जो जिसने दी है वो एरिस्टोटल या अरस्तु है। ठीक है, तो दोनों के अगर पूछा जाए कि किसने दी है तो अरस्तु ने दी है, आगमन विधि भी और निगमन विधि भी। अब इनमें अंतर क्या है, आगमन विधि में क्या होता है, ये उदाहरण से नियम की ओर जाती है। यानी पहले बच्चा जो चीज़ जानता है उसके उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उसको नियम सिखाया जाता है। मान लीजिए बच्चे को हमें संज्ञा सिखानी है, तो संज्ञा सिखाने के लिए पहले बच्चों से चीज़ों के नाम पूछे जाएंगे जो उनको दिखाई दे रही, कि बच्चों ये आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनसे नाम पूछे। अब उनको बोला जाएगा कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, किसी इंसान का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो उसे संज्ञा कहा जाता है। यानी नियम उसके बाद उसको सिखाया जाएगा। मूर्त से अमूर्त यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़, पहले सिंपल चीज़ बच्चे सब बता देंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ देखी। फिर एक नई चीज़ अमूर्त जो उनके लिए नया शब्द है, संज्ञा, उनको बताया जाएगा। ऐसे ही सूक्ष्म से स्थूल, पहले छोटी छोटी चीज़ें, फिर स्थूल एक फिर बड़ी चीज़ उनको सिखाई जाएगी। ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ें बच्चे जानते हैं, जो उनका पूर्व ज्ञान है, पहले उसके बारे में बात करते हुए उनको नई चीज़ की ओर ले जाया जाता है। कौन सी विधि में, आगमन विधि में। ठीक है, आगमन विधि याद रखिए, एक बहुत अच्छी विधि है। बच्चों को इससे जो व्याकरण सिखाई जाती है उसके लिए ये बहुत अच्छी विधि है। तो हो सकता है प्रश्न बन जाए कि आपको व्याकरण का कोई टॉपिक पढ़ाना, तो आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो उसमें आगमन विधि बहुत अच्छी रहती है। अब है छात्र केंद्रित। अब देखिए हर चीज़ बच्चों से पूछ के इंटरेक्शन होता है, तो ये जो विधि है वो छात्र केंद्रित है। इसमें बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, तो उस हिसाब से जिस भी एक विधि में बच्चा एक्टिव है वही विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, आगमन विधि है। तो ये याद रखिएगा। आगमन का इंडक्टिव, अब इसको याद रखने के लिए इंडक्टिव एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल से फिर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर डेफिनेशन बच्चों को सिखाई जाती है। अब निगमन विधि क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें पहले बच्चे को परिभाषा सिखा दी जाती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, फिर उसको उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये निगमन विधि है। और ये क्या है, अमूर्त से मूर्त, पहले उनको सीधा संज्ञा बता दिया। बच्चे सोचेंगे संज्ञा क्या चीज़ है, संज्ञा जो शब्द है उनके लिए नया है, लेकिन बाद में उनको धीरे धीरे समझाया जाता है, फिर वो मूर्त की तरफ जाते हैं, तो बच्चों को बाद में समझ में आता है कि अच्छा संज्ञा ये चीज़ थी। तो ऐसे स्थूल से सूक्ष्म, पहले बड़ी चीज़, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाया जाता है। अज्ञात नई चीज़, फिर ज्ञात जो उनका पूर्व ज्ञान था उससे कोरिलेट करके वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। ये विधि शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि इसमें शिक्षक को ज़्यादा बोलना होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं, बच्चे उतने एक्टिव इसमें नहीं रहते हैं। तो अधिगम के मामले में ये विधि ज़्यादा अच्छी है निगमन विधि के कंपैरिजन में। तो ये डिडक्टिव है निगमन, और ये आगमन इंडक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी विधि की तरफ। तीसरी विधि है परियोजना विधि, इंग्लिश में जिसको प्रोजेक्ट मेथड बोला जाता है, और ये किसने दी है, किलपैट्रिक ने दी है। तो परियोजना विधि का प्रणेता आ जाए, किसने दी है, तो किलपैट्रिक ने दी है, और इसको प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा मेथड है बच्चों को कुछ सिखाने का। इसमें क्या होता है, बच्चों को एक ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है, तो इसमें टीचर जो है
केवल फैसिलिटेटर होता है। उसको वो बच्चों को हर नियम नहीं बताता है, सारी चीज़ ओपन करके नहीं बताता है, जस्ट उनको काम देता है, थोड़ा सा उनको समझा देता है। हाँ, अगर कोई ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो उनको फैसिलिटेट करता है, जस्ट उनकी हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये विद्यार्थी केंद्रित विधि है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी विद्यार्थी केंद्रित विधि है और वहाँ पे परियोजना विधि है, तो आपको वो टिक करना है। इसमें क्या होता है, ये अनुभव केंद्रित, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा अनुभव देती है, एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि इसमें बच्चे को काम दिया जाता है, ग्रुप में काम दिया जाता है, तो वहाँ पर बच्चा स्वतंत्र रूप से भी काम करता है और एक ग्रुप के साथ भी काम करता है। तो इससे उसमें आत्मविश्वास का जन्म होता है, आत्मविश्वासी बनता है और समाजीकरण सीखता है कि कैसे उसको टीम के साथ काम करना है, कैसे टीम की कुछ बातें जो उसको नहीं अच्छी लगती उनको भी एक्सेप्ट करना होता है, कैसे टीम में एडजस्ट करना होता है। तो परियोजना विधि जो है बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, और वो चीज़ बच्चा हमेशा याद रखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा खुद अपने आप से इनिशिएटिव ले रहा है, उसको जो टॉपिक दिया है उसके बारे में वो सोचता है और सोचता है इसको मैं कैसे अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट करूं। तो प्रोजेक्ट विधि प्रणेता किलपैट्रिक। अगला विधि के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष जैसे नाम से ही है कि डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि अगर पूछी जाती है तो डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि आपको बच्चे को एक नई भाषा सिखानी है तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो उसका उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि। यानी कोई भी भाषा सिखानी होती है तो प्रत्यक्ष विधि में सिखाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे की जो मातृभाषा है या बच्चे को जो भी भाषा आ रही है उस भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जो भाषा हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो केवल उसी भाषा में दिए जाते हैं। तो बच्चा सुनते सुनते सीख जाता है। जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है बिना नियमों को जाने, बस सुन सुन के बच्चा उसका प्रयोग करना सीख जाता है। उसी सेम तरीके से जब बच्चे को नई भाषा सिखाई जाती है तो प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चे को कोई नियम नहीं सिखाए जाते, बस बच्चे से बात करते जाते हैं, बच्चा देख देख के समझ जाता है। तो जो प्राथमिक कक्षाएं हैं यानी प्राइमरी जो बच्चे हैं उनको अगर कोई नई भाषा सिखानी है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। उनको हर बात उसी भाषा में बोलेंगे जो भाषा हम उनको सिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम दृश्य और श्रव्य जो सामग्री है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं कम्युनिकेशन के, बच्चे उसमें देखेंगे कि हाँ क्या क्या हो रहा है, वो कैसे कैसे बात कर रहे हैं, तो वो उस भाषा को अधिगम करते चलेंगे। तो ये प्राकृतिक रूप से इसमें अधिगम होता है। तो अगर प्राकृतिक मेथड पूछा जाए तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें प्राकृतिक रूप से अधिगम होता है। चलिए अगली विधि है विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस मेथड, जिसमें एक जो काम दिया जाता है, कोई समस्या दी गई, उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। यानी समस्या को पूरी को एक साथ नहीं करके उसके छोटे छोटे भाग बनाए जाते हैं कि पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसको। तो इससे करने से क्या होता है, कोई भी समस्या जो है वो आसानी से सुलझ जाती है। तो इसमें बच्चा सीखता जाता है और समीक्षा भी करता जाता है। वो उसको एनालिसिस कर लेता है कि ये चीज़ ऐसे हुई तो क्यों हुई, हम ऐसे ना करके ऐसे करेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो इसका प्रणेता कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये याद रखिएगा कि हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि दी थी? तो विश्लेषण विधि थी। विश्लेषण याद रखिए, देखिए वी याद रखिए, इसमें समस्या यहाँ पे है और उसके फिर क्या कर दिए, पार्ट्स बना दिए गए हैं, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो बच्चा उनको सोल्व करते करते मूल समस्या को सोल्व कर लेता है। चलिए अगले विधि की बात करते हैं, संश्लेषण विधि। ये विश्लेषण विधि की ऑपोजिट है। जैसे आगमन और निगमन एक दूसरे के ऑपोजिट है, वैसे ही संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे के अलग है। विश्लेषण में हमने क्या किया था, आप वी याद रखिए, विश्लेषण से यानी समस्या यहाँ पे है और उसके फिर अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाते हैं। अब संश्लेषण जो है ये उल्टा वी है। इसमें समस्या जो है
उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, उनको एक करके फिर सोल्व किया जाता है। इसके भी जो प्रणेता हैं वो कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों ही विधियां जो हैं, संश्लेषण और विश्लेषण, एनालिसिस और सिंथेसिस, दोनों ही हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी हैं, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि बच्चा तर्क और समीक्षा से ज्ञात और अज्ञात का एक जो रिलेशन है उसकी परख करता है, उसका एक संबंध बैठाने की कोशिश करता है। यानी वो अपनी रीजनिंग लगाता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको इकट्ठा करता है, उनके बीच रिलेशन, क्या रिलेशन है, वो संबंध को सोचने की कोशिश करता है। इससे वो जो मूल समस्या है उसका हल कर लेता है। यानी छोटे छोटे भागों को जोड़ करके जो मुख्य समस्या है उसका हल किया जाता है। कौन सी विधि में? संश्लेषण विधि में। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चा बढ़ता है। यानी जो चीज़ें जानता है वो फिर वहाँ उनको उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए वो एक नई चीज़ को सीखता है। अज्ञात का मतलब है नई चीज़। अधिगम में जो नई चीज़ आती है उसे अज्ञात यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब ये देखिए कौन से सब्जेक्ट के लिए मैथ्स जो है वो संश्लेषण विधि से ही पढ़ाया जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा? बच्चों का अधिगम अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ, व्याख्यान विधि। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, व्याख्यान, जिसमें व्याख्या की जाती है। इसको लेक्चर मेथड भी बोला जाता है। तो ये सबसे प्राचीन विधि है। हमारे जो गुरुकुल थे उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था? व्याख्यान विधि का। गुरु बैठ जाते थे, बच्चे सुनते थे, और गुरु जी व्याख्या करते रहते, बच्चे सुनते रहते थे। तो उस टाइम जो विधि थी, जो टीचिंग मेथड था, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, कौन सी शिक्षण विधि है जो सबसे प्राचीन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए व्याख्यान विधि। ये क्या है? शिक्षक केंद्रित है। इसमें बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहता, वो जस्ट सुनने का ही काम करता रहता है। जो शिक्षक है वो व्याख्या करता रहता है, एक्सप्लेन करता रहता है, जो भी पाठ है, जो भी चीज़ सिखानी है उसके बारे में बताता रहता है, विद्यार्थी सुनता रहता है। तो विद्यार्थी उतना एक्टिव इसमें नहीं रहता है। तो शिक्षक केंद्रित विधि है, सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। अगली और बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है मोंटेसरी विधि। अब ये क्या है? जो मारिया मोंटेसरी थी, इटालियन डॉक्टर थी, उन्होंने ये मेथड दिया था। अब इसका प्रयोग उन्होंने पहले कहाँ किया था? जो रसिया की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे जो स्लो लर्नर्स थे उनके लिए यूज़ किया जाता था इसको। स्लो लर्नर्स मतलब जिनको सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए जो मारिया मोंटेसरी थी, इन्होंने एक मेथड दिया, तो उन्हीं के नाम पे इसको मोंटेसरी विधि बोला गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आज का जो इसका हम प्रयोग करते हैं वो 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा बच्चों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ब्लॉक्स के कुछ गेम करवाए जाते हैं, उनको एक्टिव किया जाता है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो सारी क्या है, वो सारा मेथड जो है मोंटेसरी मेथड है। ठीक है। अब पहले जो स्लो लर्नर्स के लिए किया जाता था, अब वो सारे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उनके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि बच्चे के जितने ज़्यादा सेंसेस किसी काम में एक्टिव होंगे, बच्चे की लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। तो ये एक अच्छा मेथड है बच्चों को कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए। बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, तो वो उनका अधिगम हमेशा के लिए बना रहता है। अब देखिए आज की आखिरी जो विधि है वो डाल्टन विधि है। वैसे तो शिक्षण विधियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आज हमने कवर कर ली हैं। तो डाल्टन विधि जो है वो किसने दी? हेलन पार्खर्स्ट ने दी थी 1908 में। याद रखिएगा, हेलन पार्खर्स्ट ने कौन सी विधि दी है? डाल्टन विधि दी है। अब ये क्या है, इसमें कोई भी औपचारिक कक्षाएं नहीं होती, यानी यहाँ पे फॉर्मल तरीके से कोई भी काम नहीं किया जाता है, इनफॉर्मल होता है, जैसे ओपन स्कूल्स होते हैं। तो वैसे ही ये जो है अनौपचारिक रूप से इसमें अधिगम करवाया जाता है। इसके 3 बिंदु हैं, डाल्टन विधि के 3 बिंदु हैं। देखिए, स्वतंत्रता, सहयोग और सतत अधिगम वातावरण। स्वतंत्रता क्या है कि इसमें बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट जो लेना चाहता है वो सब्जेक्ट लेता है, और अपनी गति के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से वो प्रोजेक्ट जो असाइनमेंट उसे दिया जाता है वो पूरा करके वो देता है। ठीक है। अब इसमें यह है कि उसको एक साथ बहुत सारे असाइनमेंट्स नहीं मिलते हैं। पहला उसने जब सबमिट कर दिया तो उसके बाद उसको दूसरा असाइनमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कितने भी टाइम में पूरा कर दे, उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। उस टाइम में बच्चा पहले या उस टाइम के पूरा होने तक अपना जो असाइनमेंट उसे जमा करना होता है। तो ये बच्चा यहाँ पे स्वतंत्र होता है, बाध्य नहीं होता कि उसको बहुत जल्दी कोई काम करके देना है। वो अपने हिसाब से उस काम को
करके देता है। दूसरा है सहयोग। अब बच्चे के ऊपर जब काम आ गया है, वो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसे दूसरे लोगों की हेल्प भी लेनी होती है। तो इससे उसमें क्या होता है, समाजीकरण का विकास होता है। वो सोशल स्किल्स सीखता है कि कैसे मेरे को दूसरों से हेल्प लेनी है, मैं कहाँ से क्या क्या चीज़ सीख सकता हूँ, कैसे इस काम को मैं पूरा कर सकता हूँ। तो बच्चे में क्या होगा, आत्मविश्वास का विकास होगा। अब सतत अधिगम वातावरण, इस विधि में क्या होता है, बच्चे को ऐसा वातावरण मिल जाता है जिसमें वो लगातार अधिगम करता रहता है, सीखता रहता है। उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उसे अपना असाइनमेंट पूरा करना होता है, तो वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि मेरे को इसके लिए जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलेगी, मैं इस काम को कैसे पूरा करूँ। तो ये उसमें बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे को ये काम करके देना है, तो और उसके इंटरेस्ट का है तो डेफिनेटली उसमें इंगेज रहेगा, तो लगातार उसका अधिगम होता रहता है। तो डाल्टन विधि एक इम्पॉर्टेंट विधि है, इसको याद रखिएगा। तो आज हमने ये 10 विधियाँ पढ़ी हैं। बहुत सारे मेथड्स और भी हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो आज हमने कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और विधि में कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी। तो आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हिंदी भाषा सीखते रहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद, जय भारत।